नमस्कार दोस्तों, एफ ए सॉफ्टवेयर के इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताता हूँ कि एफ ए सॉफ्टवेयर का जो एजेंसी अकाउंटिंग सिस्टम है, उस सॉफ्टवेयर वर्जन की बहुत सारी जो अच्छी अच्छी बातें हैं, जो विशेषताएं हैं, उनमें से कुछ चीज़ें आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। इस सॉफ्टवेयर की जो सबसे पहली विशेषता है वो ये है कि जब आप इसमें आइटम बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने इसमें बहुत सारे आइटम क्रिएट किए हुए हैं पहले से। तो ये सब जब आइटम आप बनाते हैं तो ये सॉफ्टवेयर आपको इन आइटम के साथ साथ इन आइटम के बैचेस बनाने की भी सुविधा देता है। जैसे कि कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जिसके जब जो हमारे पास जब किसी कंपनी से आते हैं तो उसमें कभी एमआरपी के हिसाब से या कभी किसी और हिसाब से उसके अलग अलग बैचेस हमको बना के रखने होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पर हम अगर आइटम बैचेस वाला ऑप्शन खोलते हैं तो यहाँ पर देखिए, अगर हमने आइटम नंबर 2 सेलेक्ट किया तो उसके मेरे पास यहाँ पर 3 बैचेस पहले से बने मौजूद हैं। हम चाहें तो इसमें और भी ज़्यादा बैचेस ऐड कर सकते हैं और हर बैच के बारे में उसका जो बैच नंबर होता है या उससे संबंधित अन्य जानकारी जो होती है, जैसे एमआरपी है या उसका रेट वगैरह क्या है, ये सारी बातें हम यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। और इसके बाद जब हम कोई भी बिल बनाने जाते हैं, जैसे हमने अगर बिल बनाने के लिए यहाँ से अपना बिलिंग स्क्रीन खोला और बिल स्क्रीन में जा कर के जैसे ही हम अपना यहाँ पर आइटम नंबर 2 सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे, तो जैसे ही हमारा ये कर्सर हमारा बैच वाले कॉलम पे आता है तो यहाँ पर हम इसमें जो सर्च विंडो के लिए F2 की होती है वो दबा करके इसमें यहाँ पर ये देखिए हमने एक इसमें अवेलेबल बैचेस की विंडो खोल ली। तो यहाँ पर ये बताएगा कि हमारे पास इस आइटम के कौन कौन से बैचेस हमने डिफ़ाइन कर रखे हैं और अगर उन बैचेस में करेंटली कुछ बैलेंस स्टॉक मौजूद है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी हमारे पास जैसे जो पहला बैच है इसमें मेरे पास 20 क्वांटिटी की बैलेंस मौजूद है, या उसके बाद वाले में 3 है, या उसके बाद वाले में 47 है। तो इस प्रकार जितने भी बैचेस मेरे पास ऐसे होंगे जिसमें मेरे पास बैलेंस स्टॉक मौजूद होगा, उन सब की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। और फिर उस लिस्ट में से अगर हम किसी भी एक बैच को सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि हमने ये तीसरा बैच सेलेक्ट किया तो हमने ओके करने पर ये हमारे पास अपने आप ही उस बैच का नंबर फीड हो जाएगा, उसका जो रेट वगैरह है वो फीड हो जाएगा और उसके बाद हम आगे की क्वांटिटी वगैरह इसमें डाल करके अपना पूरा बिल बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक आपने देखा है कि बहुत ही अच्छा इसके अंदर फीचर आपको दिया गया है, आइटम के अलग अलग बैचेस बनाना। इसके बाद हम दोस्तों अगला फीचर देखते हैं, जो कि एक और बहुत अच्छा फीचर है। वो ये है कि जो आइटम हम यहाँ पे बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, उन आइटम्स के कभी कभी बैचेस के साथ साथ कभी कभी कुछ उनके अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं। जैसे कि कोई आइटम ऐसा होता है जिसके अलग अलग कलर्स हो सकते हैं, अलग अलग रंगों में वो आइटम आता होगा। कोई आइटम ऐसा भी हो सकता है जिसके अलग अलग साइजेज़ होते हैं, यानी कि अलग अलग साइज़ या अलग अलग डिज़ाइन के हिसाब से वो आइटम आता होगा। या उदाहरण के तौर पे से कोई आइटम ऐसा हो सकता है जिसकी जो मटेरियल हो, जिस चीज़ से वो बना हुआ है उसमें डिफरेंस होता हो और अलग अलग मटेरियल से बना हुआ आइटम आता हो। तो उस प्रकार आप यहाँ पे उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम यहाँ पे आइटम वेरिएंट वाले ऑप्शन में गए और हमने कोई एक आइटम मान लिए 1 नंबर आइटम डाला, तो हमसे ये पूछेगा कि ये इसका जो वेरिएंट टाइप है वो क्या है। तो यहाँ पर हमने इसमें मान लिए दे दिया, इसका वेरिएंट टाइप का नाम दे दिया, कलर दे दिया। और उसके बाद अलग अलग कलर के मेरे पास क्या क्या हैं, मान ली हमने दे दिया एक कलर हमने दे दिया वाइट, अगर उसका कोई ओपनिंग स्टॉक है वो भी हम दे सकते हैं। एक हमने दे दिया मान लीजिए ब्लू, एक हमने दे दिया यहाँ पर मान लीजिए ग्रीन। ऐसे करके हमने इसको सेव कर दिया। तो ये इस आइटम के मेरे पास 3 कलर एस वेरिएंट के रूप में डिफ़ाइन हो गए। अब इसके बाद जब हम बिलिंग शुरू करेंगे और उसमें जा कर के हम इस आइटम को डालेंगे, मान लीजिए हमने वही आइटम यहाँ पे इंटर किया, तो यहाँ पर हमारे पास एक नीचे ऑप्शन आ जाएगा अपने आप ही। जब हम इसको आगे बढ़ेंगे यहाँ पर क्वांटिटी डाल करके, मान लीजिए हमने क्वांटिटी यहाँ पे 5 डाली, तो ये देखिए मेरे पास क्वांटिटी डालने के तुरंत बाद मेरे पास यहाँ पर जो 3 कलर हमने डिफ़ाइन कर रखे हैं उस आइटम से संबंधित, उन तीनों कलर्स के अलग अलग अपनी अपनी क्वांटिटी डालने के पर्पज़ के लिए यहाँ पर इसने एक विंडो ओपन कर दी, जिसमें हमको वो तीनों कलर जो हमने डिफ़ाइन कर रखे उनके नाम दे रहा है और उसके सामने वो अपनी अपनी क्वांटिटी पूछ रहा है कि इन तीनों कलर्स में आपको अपनी अपनी क्वांटिटी कितनी कितनी डालनी है। तो उदाहरण के स्वरूप हमको मान लीजिए जैसे हमने टोटल 5 क्वांटिटी हमको बेचनी है,
तो हमने डाल लिया कि वाइट में हमने एक बेचा और ब्लू के भी 2 बेचे, और उदाहरण के तौर पे हमने डाल दिया कि 3 के भी जो ग्रीन वाला आइटम है उसके भी हमने 2 पीस बेचे। तो इनका जो कुल योग है यहाँ पे इसने दिखा दिया कि 5 पीस हो गया, और इसके बाद हमने इसको ओके कर लिया। तो इस प्रकार जब हम इस बिल को सेव कर लेंगे और बाद में हम इसकी अपनी रिपोर्ट मांगेंगे, जब हम रिपोर्ट में जाएंगे और स्टॉक रिपोर्ट में जाएंगे, पोजीशन स्टॉक में गया मान लीजिए, तो यहाँ पे जाने के बाद में ये हमको यहाँ पर पूछेगा कि हमें जो भी आइटम है उसका अगर हमको वेरिएंट वाइज स्टॉक देखना है, यानी कि अलग अलग कलर, जैसे इस आइटम के केस में हमने अलग अलग कलर डाले हैं, तो अगर हमको वेरिएंट वाइज स्टॉक देखना है तो जब हम इस ऑप्शन को टिक कर देंगे और आगे व्यू करेंगे तो ये हमको उस आइटम का वेरिएंट के हिसाब से स्टॉक दिखाएगा कि इस आइटम में अलग अलग वेरिएंट में कितना कितना स्टॉक है। तो दोस्तों हमने देखा कि ये भी एक बहुत अच्छा फीचर इस सॉफ्टवेयर में मौजूद है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले फीचर की तरफ, जो कि फीचर आपका टैक्सेशन से संबंधित है। दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे कि भारतीय सरकार की तरफ से एक ये नियम आया है जीएसटी काउंसिल की तरफ से कि कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जिसमें कि उन्होंने 1000 रुपये के अमाउंट की एक टैक्स स्लैब दे रखी है, जिसमें ये कहा गया है कि अगर वो आइटम आपका 1000 रुपये से कम की वैल्यू पे सेल होगा तब आपको उसमें कम टैक्स लगाना होगा, यानी कि आपको 5% टैक्स लगाना होगा, और अगर वो आइटम 1000 से ज़्यादा की वैल्यू पे सेल होगा तब आपको उसमें ज़्यादा टैक्स लगाना होगा, यानी कि 12% टैक्स लगाना होगा। तो उसके लिए दोस्तों ये हम देखते हैं कि जैसे उदाहरण के तौर पे हमने कोई इसमें एक आइटम, विशेषकर कपड़ों से संबंधित आइटम में ये रूल ज़्यादा अप्लाई होता है। तो जैसे अगर हमने यहाँ पे मान ली कोई क्लॉथ वाला आइटम खोला और इसमें हमने यहाँ पर आकर के डिफ़ाइन किया कि हमारा जो ये आइटम है इसमें हमने दे दिया कि हमारा जो नॉर्मल टैक्स है वो है 2.5 और 2.5 CGST SGST नहीं, यानी कुल मिला के 5% टैक्स है। और उसके बाद वो हमसे पूछेगा कि यहाँ पर जो आपका टैक्स स्लैब इज़ एप्लीकेबल, इस नाम से मेरे पास यहाँ पर एक इसमें टिक लगाने का ऑप्शन रहेगा। तो अगर मुझे इस आइटम पर टैक्स स्लैब अप्लाई करनी है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस ऑप्शन को टिक कर दूँगा और उसके बाद इस आइटम को मैंने यहाँ से सेव कर लिया। तो अब आप देखेंगे कि जब इस आइटम को किसी नए बिल में डाला जाता है, जैसे कि हमने यहाँ पर इस आइटम को सेलेक्ट किया बिल के अंदर और यहाँ पर जब हमने डाला तो मान लिया हमने यहाँ पर डाल दिया कि हम इस आइटम के 10 पीस बेच रहे हैं और चूँकि इसका जो रेट है वो 85 रुपये दिया हुआ है, तो अभी ये आइटम हमारा जो बन रहा है वो 893 रुपये की वैल्यू का बन रहा है। तो यानी कि अभी के हिसाब से ये जो आइटम है इसमें जो टैक्स लगेगा वो 2.5% ही लगेगा। अगर हमने यहाँ से शो टैक्स करके हम यहाँ देखेंगे तो देखिए ये 2.5% ही लगाता हुआ दिख रहा है। लेकिन जब हम इस आइटम में अगर इसकी वैल्यू बढ़ा देंगे, उदाहरण के तौर पे हमने यहाँ पे कर दिया कि सपोज़ हमने इसमें कर दिया कि ये आइटम 1200 रुपये में बेच रहे हैं और चूँकि 10 पीस हैं तो वो गुणा करने पे अमाउंट भी 12,000 रुपये हो गया। तो इतना करके जब हम इसको सेव करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि इसने कितना टैक्स लगाया और वापस आएंगे और देखेंगे कि इस बिल में इसने कितना टैक्स लगाया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर टैक्स इसने अपने आप चेंज कर लिया, यानी कि 6% यानी कि कुल 12% टैक्स इसने लगा दिया। तो यानी कि टैक्स स्लैब वाला ऑप्शन अगर हमने टिक कर रखा है, ये बता रखा है सॉफ्टवेयर को कि इस आइटम पे हमें 1000 रुपये वाली टैक्स स्लैब अप्लाई करनी है, तो अपने आप ही वो वैल्यू को चेक करेगा और अपने आप ही उसके हिसाब से टैक्स में परिवर्तन कर देगा। तो ये भी दोस्तों एक बहुत अच्छा फीचर इस सॉफ्टवेयर में मौजूद है। और अब हम चलते हैं अगले फीचर की ओर, जो कि हमारा है ई-वे बिलिंग और ई इनवॉइस से संबंधित। क्योंकि आजकल बहुत सारे व्यापारियों को ई-वे बिल और ई इनवॉइस अक्सर बनाने की ज़रूरत आ जाती है, तो उसके लिए हम लोगों ने इस सॉफ्टवेयर में यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए गए हैं कि जब आप जीएसटी रिपोर्ट में आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको जनरेट ई-वे बिल फाइल्स का भी दिखेगा और साथ ही साथ एक ऑप्शन आपको जनरेट ई इनवॉइस का भी दिखेगा। तो ये ऑप्शन जब हमको इसका इस्तेमाल करना होता है तो उसके लिए हम बिल बनाते समय ही यहाँ पर, जैसे कि हमने कोई बिल जो पहला बिल उदाहरण स्वरूप बनाया था, तो हमने इसमें यहाँ पर जीएसटी ऑप्शन में जाना होगा और यहाँ पर वो हमसे ई-वे बिल से संबंधित जानकारी पूछेगा कि हमें इस जो बिल हमारा इसमें हमको ई-वे बिल एप्लीकेबल है कि नहीं। वो हमने उदाहरण के स्वरूप टिक कर दिया और उसके बाद हमसे ये पूछेगा कि हमको अगर किसी ट्रांसपोर्टर से माल भेजना है तो ट्रांसपोर्टर का नाम हम यहाँ डाल सकते हैं
और अगर अपनी व्हीकल से अपनी गाड़ी से माल भेजना है तो हम यहाँ पे अपना गाड़ी नंबर डाल सकते हैं। तो जैसे समझाने के लिए हमने यहाँ पे कोई भी एक गाड़ी नंबर डाल दिया, ये गाड़ी नंबर हमने डाल दिया। और यहाँ पे हम डिस्टेंस भी डाल सकते हैं, अगर डिस्टेंस 0 छोड़ा होगा तो ये ऑटो कैलकुलेट कर लेता है, और यदि हमें पहले से डिस्टेंस पता है तो हम अपने आप यहाँ पे डिस्टेंस भी डाल सकते हैं। इतना करने के बाद हम इसको ओके करेंगे और फिर इस बिल को सेव कर देंगे। तो आप देखेंगे कि ये बिल हमारा ई वे बिल की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। जब हम यहाँ से जनरेट ई वे बिल फाइल्स पे जाएंगे और यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखिए जो बिल हमने बना के वहाँ से सेव किया है वो बिल यहाँ पर ई वे बिल की लिस्ट में यहाँ पर शामिल हो गया है। और अभी लेकिन चूँकि हमने इसका ई वे बिल बनाया नहीं तो जो मेरा पहला कॉलम है ई वे बिल नंबर, अभी ये खाली दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक बटन होता है प्रोसेस ऑनलाइन के नाम से, इसको क्लिक कर देंगे और इसको करने के आगे जब इसको प्रोसीड कर देंगे तो ये अपने आप ही यहाँ पे देखिए सब ऑप्शन लिखे हुए दिख रहे हैं, अपने आप ही ये 1 बाई 1 सारे ऑप्शंस चलाएगा। और यहाँ पर जो हमारे पास जो ई वे बिल होता है उसकी फ़ाइल हमारे अपने कंप्यूटर की अपनी हार्ड डिस्क पे ला करके इसको सेव कर देगा। PDF के फॉर्म में ये फ़ाइल आती है और फिर हम उस बाद में उस फाइल को यहाँ से व्यू बटन दबा करके व्यू कर सकते हैं, या प्रिंट आउट निकालने के लिए उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपने देखा कि ई वे बिल बनाना इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से कितना आसान है। आपको अलग से वेबसाइट ओपन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अलग से वेबसाइट पे जा कर के आइटम या HSN वगैरह के कोई डिटेल्स आपको मैनुअली फीड करने की ज़रूरत नहीं है। इस सॉफ्टवेयर के अंदर रहते रहते ही आप ई वे बिल बना भी सकते हैं। और अगर किसी कारणवश गलत ई वे बिल बन गया है तो उसके लिए यहाँ पे कैंसिल ई वे बिल का ऑप्शन भी दे दिया गया है। यदि हम इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो हमसे पूछेगा कि हमारा रीज़न क्या है, किस वजह से हम उस बिल को कैंसिल कर रहे हैं। और रीज़न देने के बाद हम जब आगे प्रोसीड कर देंगे तो वो उस पहले से बने हुए बिल ई वे बिल को कैंसिल भी कर देगा। तो दोस्तों ये भी एक बहुत अच्छी फैसिलिटी सॉफ्टवेयर में मौजूद है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगली फैसिलिटी जो कि है ई इनवॉइसिंग से संबंधित। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इनवॉइस बनाने के लिए उसका तरीका ही बहुत आसान है दोस्तों। उसके लिए हमको ये करना होगा कि यदि हमारा सरकार के नियम के हिसाब से अगर मेरा 5 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है, जैसा कि आजकल नियम बना हुआ है, और हमको ई इनवॉइस बनानी है, तो उसके लिए हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में टैक्स ऑप्शन में जा करके और यहाँ पर GST की सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिया गया है कि ई इनवॉइसिंग इज़ एप्लीकेबल टू अस। तो इस ऑप्शन को हमें टिक कर देना होगा और जिससे कि सॉफ्टवेयर को ये मालूम पड़ जाए कि हमारा टर्नओवर इतना है कि जिसकी वजह से हम अपना ये बिल के लिए ई इनवॉइस बनाना चाहते हैं। तो इस ऑप्शन को हम टिक करेंगे और इसको ओके करके सेव कर देंगे। इसके बाद हमें और कुछ नहीं करना है। इसके बाद हम सामान्य तरीके से अपना कोई भी बिल जैसा फीड करते हैं उसी तरीके से इसको फीड करेंगे। जैसे कि उदाहरण के स्वरूप हमारा जो पहला बिल था ये वाला, इसमें हमने अभी रजिस्टर्ड पार्टी नहीं डाली हुई है, हमने इसको कैश मोड में बना दिया था। तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे कोई भी एक रजिस्टर्ड पार्टी डाल देते हैं। जैसे ये एक हमारी कोई न्यू ट्रेडर है पार्टी जिसका GST आप देख रहे हैं यहाँ नीचे पड़ा हुआ है, यानी कि ये मेरी एक रजिस्टर्ड पार्टी है। क्योंकि ई इनवॉइस का नियम ये है कि जिस पार्टी के लिए आपको ई इनवॉइस बनाना है, जो आपका कस्टमर है, ग्राहक है, वो एक रजिस्टर्ड पार्टी होनी चाहिए और साथ ही साथ उस बिल के अंदर आपको टैक्सेबल आइटम की सेल हो रही होती है, तभी वो माफ़ कीजिएगा ई इनवॉइस बन पाता है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर एक रजिस्टर्ड पार्टी डाल दी और मेरा जो ये आइटम है जिसको हमने आपको पहले फीड करके दिखाया था, इस आइटम में टैक्स मौजूद है, यानी कि ये मेरा टैक्सेबल आइटम है, इसलिए इसका ई इनवॉइस बन जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस बिल को सामान्य तरीके से जैसे हमेशा सेव करते हैं वैसे सेव करेंगे। अभी ये हमको बता रहा है कि जो हमने पार्टी डाली है यहाँ पर उसके अकाउंट में इसका पिन कोड नहीं मौजूद है। तो चूँकि इनवॉइस बनाने के लिए पिन कोड होना भी ज़रूरी होता है, तो हम यहाँ पे पिन कोड डाल देते हैं। इसका अकाउंट रेट में जाते हैं और यहाँ पे देखिए इसका पिन कोड छूटा हुआ है। इसके बगल में एक क्वेश्चन मार्क का बटन है, इसको दबा के हम अपने आप इसको सर्च भी कर सकते हैं पिन कोड को, या हम चाहें तो मैनुअली टाइप करके भी डाल सकते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे चूँकि शहर का नाम लखनऊ पड़ा हुआ तो उसने इसका पिन कोड अपने आप सर्च कर लिया। इसको हम सेव कर देते हैं। तो इसके बाद हम इस बिल को फिर से सेव करने की कोशिश करते हैं। तो अब देखिए मेरे पास कोई भी मैसेज नहीं आई, यानी कि ये बिल मेरा सही ढंग से सेव हो गया। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिपोर्ट्स में जाएंगे और GST रिपोर्ट में जा कर के ई इनवॉइस वाला ऑप्शन जब खोलेंगे और इस लिस्ट को हम रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए जो ई इनवॉइस हमने वहाँ से बना के सेव किया है वो इनवॉइस हमारा इस इनवॉइसिंग वाली लिस्ट में शामिल हो गया। वो जो हमारा इनवॉइस था GST 1 नंबर, वो इस लिस्ट में शामिल हो गया। यहाँ पे उसका डेट, अमाउंट और बाकी सब डिटेल्स और पार्टी का नाम इत्यादि इसने शो कर दिया और ये मेरा इस लिस्ट में आ गया।
लेकिन अभी हमारे पास जो इसका जो INV रेफरेंस नंबर है, यानी कि IRN जिसको बोलते हैं, वो फील्ड और एक्नॉलेजमेंट नंबर और डेट टाइम वाली फील्ड अभी खाली पड़ी हुई है, क्योंकि अभी हमने इनवॉइस जनरेट नहीं किया है। तो जनरेट करने के लिए हमको क्या करना होगा, बस हम यहाँ पे प्रोसेस ऑनलाइन बटन दबाएंगे और यहाँ पर ये अपने आप ही जनरेट इनवॉइस और ऑथेंटिकेट करना, ये सारे स्टेप से 1 बाय 1 लेगा और अपने आप ही उसका जो QR कोड होता है जो इनवॉइस पे छपना होता है, वो QR कोड भी यहाँ पे डाउनलोड करके इस जगह पे ले आएगा और उसको हम व्यू, उसके सामने जो व्यू बटन बना हुआ है उसको दबा के हम QR कोड भी व्यू कर सकते हैं और हमारा जो IRN वगैरह होगा वो सब जनरेट करके मेरे पास इसी फील्ड में सेव हो जाएगा। और उसके बाद जब हम इस बिल का प्रिंट आउट निकालेंगे या स्क्रीन पर भी व्यू करेंगे तो हमको वो पूरा ई इनवॉइस बना हुआ दिखेगा। तो दोस्तों आपने देखा ये भी एक बहुत अच्छा फीचर इस सॉफ्टवेयर में मौजूद है। हमको ई इनवॉइस बनाने के लिए कोई भी पोर्टल पे जाना ज़रूरी नहीं है, कोई भी लॉगिन करना ज़रूरी नहीं है और इस सॉफ्टवेयर के अंदर से ही कमांड देने से आपका ई इनवॉइस अपने आप ही जनरेट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अगले अच्छे फीचर की तरफ, जो कि है GST से संबंधित वो भी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास GST रिपोर्ट में जाएंगे तो जैसे कि GSTR 1 फाइल करने की जो ज़रूरत आती है ज़्यादातर व्यापारियों को, क्योंकि GSTR जो 2 है उसको फाइल करने की अभी सरकार ने उसको बंद कर रखा है। ऐसे सभी व्यापारियों को आमतौर पर GSTR 1 फाइल करना होता है। तो जब हम GSTR 1 में जाएंगे तो यहाँ पे आप देखिएगा कि हमारे पास जो GSTR 1 में जो अलग अलग तरीके की जो फाइल्स या जिसको वो अपनी भाषा में अलग अलग तरीके की शीट्स बोलते हैं, वो यहाँ पे फाइल टाइप के रूप में दिए गए हैं, जिसके अंदर B2B, B2CL और B2CS या सभी और जो ज़रूरी शीट्स होती हैं, HSN समरी, ये बाकी सब चीज़ इसमें शामिल हैं। और इसमें से किसी भी एक शीट को क्लिक करके, जैसे हमने कि मान ली B2B क्लिक किया और उसके बाद हम यहाँ पे उसका अपना पीरियड भी दे सकते हैं कि किस महीने के लिए। कुछ लोगों को महीने के हिसाब से रिटर्न फाइल करना होता है, कुछ लोगों को 3 महीने के हिसाब से करना होता है। तो सबके ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, मंथली है कि क्वार्टरली है कि ईयरली है। तो वो ऑप्शन देने के बाद और यहाँ पे डेट देने के बाद में जब आप इसको रिफ़्रेश करेंगे तो मेरे पास जितने भी ऐसे पार्टीज़ होंगे जिसमें हमारा B2B एप्लीकेबल होता होगा, उन सब की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। फिर इसी तरीके से B2CL में भी हम रिफ़्रेश करेंगे तो उसकी भी लिस्ट आएगी। B2B और B2CS को रिफ़्रेश करेंगे तो उसकी भी लिस्ट आएगी। ऐसे करके सभी की लिस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पे हम 1 बाय 1 सारी लिस्ट अपने सामने, आँखों के सामने यहाँ देख भी सकते हैं। उसको अपने अकाउंट से मिला भी सकते हैं कि हमारी फीडिंग पूरी सही है कि नहीं सही है, इसको जानने के लिए अपने अकाउंट से मिला सकते हैं। और उसके बाद हम चाहेंगे तो उस शीट्स के जो सारे डेटा है वो अगर हम किसी एक्सेल फाइल में ट्रांसफ़र करना चाहेंगे तो यहाँ से नीचे देखिए एक बटन दिया हुआ है, यहाँ से मेरी एक्सेल फाइल बन जाती है। या अगर हम चाहेंगे तो CSV फाइल भी बन जाती है। इन दोनों फाइलों को हम आगे चल के जो हमारा ऑफलाइन टूल होता है उसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। और या फिर एक और जो ज़्यादा आसान तरीका दिया गया है इसमें वो ये दिया गया है कि आप एक्सपोर्ट टू JSON फाइल वाला बटन दबा सकते हैं। तो इस बटन को जब हम क्लिक करेंगे तो हमारी सारी शीट्स में जितना भी डेटा है उसको वो एक JSON फाइल में यहाँ से एक्सपोर्ट कर देगा। यहाँ पे देखिए पूछ रहा है डू यू वांट टू क्रिएट JSON फाइल, और फिर अब हम येस कर देंगे तो ये फाइल मेरी बन जाएगी। और उसके बाद हम जो हमारा GST रिटर्न फाइलिंग का पोर्टल है वो खोल करके इसी JSON फाइल को वहाँ पे अपलोड कर देंगे। और ऐसा करते ही हमारा सारा जो GSTR 1 का डेटा है वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में अपलोड हो जाएगा। और उसके बाद आप चाहें तो फाइल वाला बटन दबा करके, फाइल रिटर्न वाला बटन दबा करके अपना GSTR 1 बड़ी आसानी से फाइल कर सकते हैं। और इसी प्रकार दोस्तों जैसे हमको GSTR 2A मैच कराने की ज़रूरत आती है या 2B भी आजकल मैच कराने की ज़रूरत आती है, तो उसके लिए भी यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है कि यहाँ पर भी आप जाएंगे और अपना GSTR 2A या 2B जो दो में से जो भी मैच कराना है तो उसकी भी फ़ाइल आपको, जहाँ पर आप अपना GST पोर्टल में लॉगिन करते हैं तो वहाँ से आपको दोनों की फ़ाइलें डाउनलोड करने के लिए मिल जाती हैं। तो वो फाइल आपको एक बार डाउनलोड करनी होगी और उसके बाद जब आप डाउनलोड फाइल वाले ऑप्शन में आकर के उस फाइल का नाम दे देंगे ब्राउज़ करके और उसके बाद रिफ्रेश बटन दबाएंगे तो हमारे पास उसका पूरा जो कंपैरिजन चार्ट होता है जिसमें वो बता देगा कि कौन कौन से बिल आपने छोड़ रखे हैं या कौन कौन से बिल पोर्टल पर नहीं मौजूद हैं या कौन कौन से बिल ऐसे हैं कि जो पोर्टल पे भी हैं और आपने भी फीड कर रखे हैं लेकिन उनके डेटा में अगर कोई अंतर है तो वो सारी रिपोर्ट वो अपने आप बहुत अच्छी ढंग से रिपोर्ट पूरी बना करके आपको दे देगा और आपको अपना रिटर्न मतलब अपना GSTR 2A या 2B मिलाने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो दोस्तों ये भी एक बहुत अच्छा फीचर इस सॉफ्टवेयर में मौजूद है। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले फीचर की तरफ, जो कि हमारा है पार्टी वाइज डिस्काउंटिंग से संबंधित। कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमने कोई भी आइटम खोला होता है
तो उसका हमने कोई भी एक रेट, जो हम जिस रेट पे उसको बेचना चाहते हैं, जिस भाव पे बेचना चाहते हैं, वो रेट हम यहाँ पर आइटम खोलते समय यहाँ पर डाल देते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे, जैसे ये जो आइटम है पहला वाला, इसकी MRP 475 रुपये हमने डाल रखी है, और उदाहरण के तौर पे सेल रेट हमने डाल दिया कि सेल रेट इसका 470 रुपये है। ऐसा हमने इसमें डाल करके अगर इसको सेव कर लिया, तो हम जब इसी आइटम का बिल बनाते हैं, तो बिल बनाते समय बाय डिफ़ॉल्ट वो उसी रेट को अपने आप यहाँ पर फीड करके ले आता है। जैसे कि हमने एक नंबर आइटम डाला, तो देखिए इसने 470 रुपये के रेट पर रिवर्स कैलकुलेशन, चूँकि टैक्स भी लग रहा है तो रिवर्स कैलकुलेशन कर दिया, और यहाँ पे अमाउंट मेरा 470 रुपये का बन गया। या अगर हम इसको रिवर्स कैलकुलेशन वाला ऑप्शन हटा भी देते हैं, मान ली टैक्स इंक्लूडेड सेल रेट हटा देते हैं, तो ये, और फिर से इसको डालते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर जो रेट हमारे पास आ गया वो 470 रुपये का रेट आ गया। तो ये तो वो रेट हुआ जिस रेट पे हम आमतौर पे इस आइटम को बेचते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे कुछ खास कस्टमर्स होते हैं, खास पार्टीज़ होती हैं, जिनको हम अपने हिसाब से कुछ अलग रेट पे उस आइटम को बेचना चाहते हैं, या उन पार्टियों के लिए कुछ अलग तरीके का डिस्काउंट हम उनको देना चाहते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटी दोस्तों दी गई है कि आप पार्टी रेट्स एंड डिस्काउंट यहाँ पे डिफ़ाइन करने का एक ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस ऑप्शन में क्या होता है कि ये हमसे पूछता है कि किस पार्टी के लिए हमको डिफ़ाइन करना है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई पार्टी सेलेक्ट करी, मान लीजिए हमने न्यू ट्रेडर्स ही सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद ये हमसे कहता है कि आपको जो जो डिस्काउंट या रेट डिफ़ाइन करने हैं, वो या तो आप एक एक अलग अलग आइटम के हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे कि या तो आप अलग अलग आइटम के हिसाब से कर सकते हैं, या अगर आइटम के आपने अलग अलग ग्रुप्स बना रखे हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर आपने एक ग्रुप बना रखा है प्लास्टिक आइटम्स, और आप चाहते हैं कि जब भी हम प्लास्टिक वाला कोई आइटम बेचें तो उसको हम स्पेशल डिस्काउंट दें, तो आप यहाँ पे उसका ग्रुप भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर या तो फिर आप इसमें एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपने मान लीजिए सेलेक्ट कर लिया कि कोई एक कंपनी है, मान लीजिए पतंजलि है, तो आपने सेलेक्ट कर लिया कि पतंजलि के प्रोडक्ट जब हम इस पार्टी को, जो ऊपर हमने पार्टी डिफाइन करी है न्यू ट्रेडर्स, उसको बेचेंगे तो हम उसमें क्या रेट लगाएंगे या क्या डिस्काउंट लगाएंगे। तो इस तरीके से 3 पैरामीटर्स यानी 3 चीज़ों के आधार पे आप यहाँ पे डिस्काउंट लगा सकते हैं। तो जैसे हमने मान लिया कि यहाँ पे ये कर दिया कि आइटम हेड में हम गए, और हमने यहाँ पर जो हमारा पहला आइटम है हॉर्लिक्स वाला, इसको डाल दिया, और इसमें हमने डाल दिया कि हमें इस जो कस्टमर है, इसको ये आइटम हमें कम रेट पे बेचना है, इसको हमें 450 रुपये के रेट पे ही बेचना है। तो इतना करके हमने इसको डन कर दिया, सेव कर दिया। तो इसके बाद फिर जब हम इस आइटम को इस कस्टमर को बेचेंगे, यानी कोई हम नया बिल बनाएंगे, और यहाँ पर ये पार्टी हम न्यू ट्रेडर सेलेक्ट करेंगे, और आइटम हम यही वाला 1 नंबर आइटम सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए जो रेट यहाँ पे पहले लग के आ रहा था 470 रुपये, वो बदल करके 450 हो गया, क्योंकि हमने ये डिफ़ाइन कर दिया कि इस न्यू ट्रेडर को ये आइटम 450 रुपये के रेट पे ही बिकना है। तो इस प्रकार हम अलग अलग तरीके से हम रेट, और या रेट के साथ अगर हमको कोई डिस्काउंट भी देना है परसेंटेज, तो वो डिस्काउंट की परसेंटेज, दोनों चीज़ें हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं, और बड़ी आसानी से अलग अलग पार्टियों को अलग अलग ज़रूरत के हिसाब से बिलिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन इस सॉफ्टवेयर में मौजूद है। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगली खासियत की तरफ, जो कि है सेल मार्जिन एंड प्रॉफिट रिपोर्ट। तो इस काम के लिए इसमें क्या होता है कि जब हम यहाँ पर अपना कोई भी बिल बना रहे होते हैं, तो हम अपने हिसाब से उसकी MRP और जो भी रेट होता है वो यहाँ पर लगाते हैं। लेकिन कई बार हमको ये देखना होता है कि जो हमारे पास कोई आइटम ऐसा था जो हमने किसी कीमत में परचेज़ किया था, बाद में हमने अपने हिसाब से अपना मार्जिन जोड़ के उसको किसी दूसरी कीमत में बेचा है। तो ऐसा करने पे हमको उस आइटम के हिसाब से, या किसी एक बिल के अंदर हमने जितने भी आइटम्स बेचे हैं, तो उसके हिसाब से हमको हमारी प्रॉफिटेबिलिटी क्या चल रही है, हमारा मार्जिन हमको कितना मिल रहा है। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे एक सेल मार्जिन समरी का ऑप्शन दिया गया है। इसमें जब आप जाएंगे तो इसमें आप देखेंगे कि कई तरीके का ऑप्शन, आप डेट रेंज दे देंगे, पीरियड दे देंगे, और किसी एक कंपनी का नाम भी दे सकते हैं। और अगर आपको देखना हो कि कोई एक आइटम के बारे में जानकर देखने कि वो उस आइटम पे मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो एक आइटम भी आप दे सकते हैं, और या एक पार्टी भी दे सकते हैं, या ऑल पार्टी भी दे सकते हैं। यानी कि आप ये देख सकते हैं कि किसी एक पार्टी से जितनी मेरी डीलिंग चल रही है, जितनी सेल हम किसी एक पार्टी को कर रहे हैं, उसमें हमको कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। और इसी प्रकार यहाँ पे हम ये भी ऑप्शन दे सकते हैं कि आपको जो रिपोर्ट देखनी है वो आइटम के हिसाब से देखनी है, यानी कि एक एक आइटम बाई आइटम वो डिटेल आपको दिखाएगा, या फिर आपको बिल बाई बिल दिखाएगा कि बिल वाइज अगर आप टिक कर देंगे तो बिल बाई बिल दिखाएगा कि जितने भी आपने दिन भर में बिल बनाए हैं किसी एक दिन में या किसी भी एक पीरियड, जो भी आप यहाँ पे ऊपर देंगे,
उस पीरियड में जितने भी बिल बने उस पर आपको क्या क्या प्रॉफिट या लॉस हुआ है, तो उसके अनुसार वो अपनी एक रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट कर देगा और आपको ये पता चल जाएगा कि आपका प्रॉफिट या लॉस क्या हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमने एक रिपोर्ट अभी बिल बाय बिल निकाली, तो उसने बताया कि हमारा जो पहला बिल है उसमें हमने जितने मार्जिन पे, जितने अमाउंट पे वो बिल वो आइटम परचेज़ किया था, चूँकि अभी हमने बाई चांस में एक ही आइटम डाला हुआ है, अगर और भी ज़्यादा आइटम होंगे तो उनको भी वो जोड़ देगा। तो यहाँ पर वो बताएगा कि सेल अमाउंट क्या है हमारा, कितने रुपए में बिल हुआ है और कितना हमारा परसेंटेज बनता है मार्जिन का और कितना हमारा उसका मार्जिन का अमाउंट बनता है। तो अभी ये बिल बाय बिल लेके आया है क्योंकि हमने ऑप्शन यहाँ पे बिल का टिक किया था। और इसके अलावा अगर हम आइटम बाय आइटम वाला ऑप्शन भी टिक कर देंगे तो ये आइटम के हिसाब से भी हमको रिपोर्ट दिखा देगा। इसको मैं थोड़ा सा इंदाज कर देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, इसने यहाँ पे रिपोर्ट दिखा दी कि हमको अलग अलग आइटम में, आइटम का नाम आपकी बार यहाँ पे लिख के आ गया बिल के नंबर की जगह पे, और इसने ये दिखा दिया कि उस आइटम में हमको क्या प्रॉफिट या क्या लॉस हो रहा है। तो दोस्तों आज हमने आपको इस एजेंसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के कुछ खास खास फीचर्स के बारे में जानकारी दी है। उम्मीद है आप लोगों को ये फीचर्स और ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी। और इसी के साथ हम इस वीडियो को आज समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए।